शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसी दिखने वाली एक मशीन का डेमो दिखाया, जिसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आपके एमएलए सौरभ भारद्वाज ने पूरा डेमो दिखाने के बाद इशारों में आरोप लगा दिया कि देश भर में और खासकर एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की छेड़छाड़ से संभव हो पाई है। अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा के आज के विशेष सत्र के बाद बिल्कुल यही आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी आज के डेमो को बड़ी कामयाबी बता रही है, तो आपके बागी एमएलए और बीजेपी के नेता इसे ड्रामा बता रहे हैं ताकि केजरीवाल खुद पर लगे घूसखोरी के आरोप से ध्यान हटा सकें। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, ईवीएम पर आपका डेमो खुलासा है या ड्रामा, और क्या ईवीएम से छेड़खानी वाकई हो सकती है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा के अंदर अपने इस डेमो के बाद बाहर आकर क्या कहा, सुनिए। जो खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं और चिप्स की टेक्नोलॉजी में काफी काम कर चुके हैं, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में ये दिखाया कि हमारे देश के अंदर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे की जा रही है। उन्होंने दिखाया कि कितना आसान है छेड़छाड़ करना और बहुत बड़े स्तर के ऊपर छेड़छाड़ की जा रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कि वो ईवीएम नहीं है जिससे चुनाव होता है। हम तो कह रहे हैं आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, 90 सेकंड लगते हैं। वो अपनी ईवीएम देंगे, उसका मदरबोर्ड चेंज करके दिखा देंगे। वो अपनी ईवीएम दे दीजिए। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ भारी भरकम पैनल है। मेरे साथ बीजेपी से फायर ब्रांड एंग्री यंग मैन संबित पात्रा है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से सीनियर स्पोक्स पर्सन आतिशी मारलेना है, कांग्रेस से मेरे साथ महाबल मिश्रा है, मेरे साथ यहां स्टूडियो में एसके शर्मा साहब हैं जो कि दिल्ली असेंबली और लोकसभा यानी कि हाउस के अंदर की प्रोसीडिंग्स को काफी अच्छी तरह समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे खासे जानकार हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ तहसीन पूनावाला है जो कि मास्टरमाइंड माने जाते हैं आज डेमो के जो दिल्ली असेंबली के अंदर हुआ, और रिफत जावेद जनता का रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट है, आम आदमी पार्टी के राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। शुरुआत चलिए संबित आपसे कर रहा हूं मैं। संबित, आम आदमी पार्टी तो इसे अपनी कामयाबी बता रही है, बहुत बड़ा खुलासा है और सीधा आरोप आपके ऊपर है, आप पूरे देश में और एमसीडी चुनाव में सिर्फ ईवीएम की छेड़छाड़ से जीत रहे हैं, लेकिन आप इसे ड्रामा कह रहे हैं। ड्रामा क्यों संबित? नहीं, पहली बात तो है ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक चोर चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि भैया चोरी क्यों कर रहे थे, ये 2 करोड़ रुपए क्यों ले रहे थे, ये 10 करोड़ रुपए सुरेंद्र बंसल को क्यों दे रहे थे, ये हजारों की जो घपले सत्येंद्र जैन कर रहे थे, जमीन खरीद कर उनकी लैंड यूज चेंज करके बेचने का काम, उससे आपको कमीशन मिल रहा था, तो उसका रिप्लाई क्या मिला? ईवीएम। आप ये बताइए, इस प्रकार का रिप्लाई होना चाहिए या यहाँ पर 2 करोड़ का विषय रखना चाहिए? खैर, जहां तक ईवीएम का सवाल है, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब फरवरी 2015 में इनको 67 सीटें मिली थी, तो इनके कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव 13,000 पोलिंग बूथ में नियुक्त किए गए थे मदरबोर्ड चेंज करने के लिए? क्योंकि 90 सेकंड में मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता है ना। इनके कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे 13,000 बूथों में और मदरबोर्ड चेंज कर रहे थे? और वो सीक्रेट कोड कौन कौन से बूथ का क्या क्या था, यह भी तो जरा खुलासा करे। 67 सीट्स अर्थात हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा विक्ट्री का स्ट्राइक रेट था। इतना बड़ा स्ट्राइक रेट अगर मदरबोर्ड चेंज करके मिला है, तो वो फहरिस्त भी वो जारी करे कि कौन कौन सा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का, जैसे आतिशी जी हमारे साथ में है, तो आतिशी जी को कौन से बूथ का ड्यूटी मिला था मदरबोर्ड चेंज करने का, ये सब विषय रखे। मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। इसलिए शर्मसार हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान के असेंबली, कैपिटल राजधानी के असेंबली के अंदर जिस प्रकार से हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक बड़े खंभ को, एक बड़े पिलर को इलेक्शन कमीशन, देखिए हम लोगों के डिफरेंसेस हो सकते हैं सभी पार्टियों का, इलेक्शन कमीशन में अगर कोई विषय है तो आप लेके इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं, मगर असेंबली के अंदर बैठकर इस प्रकार से दिखाना कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, इंडिया एक डिक्टेटोरियल कंट्री है, ये क्या संदेश भेजता है पूरे विश्व में कि हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसको अमेरिका भी मानती है, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है, पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन इतने वर्षों से करा रहा है, कांग्रेस उसमें से अधिकतर टाइम। ठीक है, आपने कहा दिल्ली असेंबली के अंदर आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र को शर्मसार किया, लेकिन फैक्ट ये है उन्होंने ईवीएम जैसी दिखने वाली एक मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ये डेमो दिखाया है। इस डेमो पर आप क्या कहते हैं? या तो उस मशीन पर ही आप सवाल उठाइए, या फिर आपके ये डेमो कुछ हुआ ही नहीं। डेमो तो हुआ है, सबने देखा है।
नहीं, ये घर में मशीन बना के ला के टू दबा देने से कोई डेमो नहीं होता है। ये कोई इलेक्शन कमीशन का मशीन नहीं है, ये कोई ईवीएम मशीन नहीं है, और इस प्रकार से हिंदुस्तान के लोकतंत्र का डेमो नहीं होता है। और मैंने एक बड़ा पॉइंटेड प्रश्न पूछा, जब 67 सीट मिला था तो वो भी डेमो दिखाते ना कि इनके कौन कौन से कार्यकर्ता। अच्छा ठीक है, आम आदमी पार्टी के गेस्ट शायद आतिशी की जगह कोई और मेरे साथ जुड़ेगा, अभी है नहीं आम आदमी पार्टी से, लेकिन तहसीन आपके पास आ रहा हूं। पहले महाबल जी आपके पास भी आऊंगा। मुझे पता है कांग्रेस आज बहुत दुविधा में होगी कि वो आम आदमी पार्टी के इस डेमो के साथ खड़ी हो या फिर बीजेपी के साथ, जो कि इसे ड्रामा बता रही है। लेकिन पहले तहसीन आप, क्योंकि आपने एक एक्टिव रोल प्ले किया है आज के इस डेमो में, आपने असेंबली के अंदर शर्मसार किया है लोकतंत्र को, इसकी जरूरत क्या थी? मैं संबित भाई को बता दूं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बता दूं सभी लोगों को, मैं ना ही अरविंद केजरीवाल का सपोर्टर हूं, ना ही कभी अपनी जिंदगी में मैं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करूंगा। मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन जो बात संबित भाई कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो हम करने वाले थे असेंबली में, ये पहले से तय था। इसमें कपिल मिश्रा का अचानक से संडे या मंडे को हो गया। दिस वाज प्री डिसाइडेड। मैं आपको कब डिसाइड हुआ था? ये हुआ था। मैं आई डोंट गेट रिकॉर्ड्स। मैं आपको इसलिए डिसाइड हुआ, मैं बता रहा हूं क्यों। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, ये तो बताना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू इट। शनिवार को कपिल मिश्रा की बगावत के सुर सुनाई देने लगे बट संडे को उसने, और शनिवार को ही खबर आई थी कि असेंबली का सेशन बुलाया जाने लगा। लेकिन वो प्री डिसाइडेड था पहले। उसके पहले की मैं बात करना चाहता हूं क्यों ये करना पड़ा। मैं अब बता रहा हूं, क्योंकि संबित कह रहे क्यों आप असेंबली में किए, क्योंकि असेंबली में एक लीगल प्रोटेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं क्यों आपको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। बता रहा हूं मैं आपको, उसी पर आ रहा हूं, सुन लीजिए। संबित भाई बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। ईसीआई को वीवी राव, जो मेरे पार्टनर है, जो वीवी राव मैंने किया, वीवी राव कौन है? ये पिटिशनर है जो सुप्रीम कोर्ट गए, जिनके पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम टैंपर हो सकते हैं एंड वीवीपैट इज इंडिस्पेंसिबल। हम फिर उस मुद्दे पे आ रहे, क्या ईवीएम टैंपर हो सकते हैं? नहीं, छोड़ दीजिए, फेक है, सही है। आपको लीगल प्रोटेक्शन क्यों चाहिए था? असेंबली के अंदर क्यों किया आपने? सुन लीजिए ना भाई, अब पूरी बात सुन लीजिए। मुद्दा ये नहीं है ये टैंपर हो सकता है, ये नहीं, ये एक बार नहीं 1000 बार टैंपर हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए। मुद्दा ये है सुप्रीम कोर्ट ने माना ये टैंपर हो सकता है 2013 में, उसके बाद वीवीपैट आने थे। मुद्दा सिंपल सा ये है, वीवीपैट क्यों नहीं लगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब बड़े नहीं, तहसीन नहीं, ये इतिहास सबको पता है। गुप्ता जी, आपको मुझे तहसीन सबको पता है। पॉइंटेड दो सवाल, एक असेंबली के अंदर क्यों, और दूसरा ये कि जब हैकेथॉन इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज करने वाला है, 12 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है, उसमें हैकिंग चैलेंज सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अनाउंस होने वाला है, उसका इंतजार क्यों नहीं किया? तो मैं आपके दूसरे सवाल का पहला जवाब दे दूं, फिर आप मुझे बोलने दीजिए। आपने क्या कहा, कब है हैकेथॉन? 12 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा। मैं फिर से आपको पूछ रहा हूं, कब है? 12 तारीख को डिसाइड होगा। 12 तारीख को मुझे इसका नोटिस दिखाइए, क्या कोई लीगल नोटिस निकला है? क्यों ईसीआई ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही है, क्यों ऑन रिकॉर्ड नहीं बात कर रही है? ऑल पार्टी मीट तो है, उसका रिकॉर्ड दिखाइए। ऑल पार्टी मीटिंग तो है, मीटिंग का मिनट्स बताए, लेटर्स ऑफ ऑल पार्टी को गया हुआ है, ये भी ऑफ रिकॉर्ड है। देखिए, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ईसीआई आज तक जो कह रही है, अभी जो संबित भाई कह रहे हैं, वो भी ईसीआई ने कहा है, मैं मानता हूं, ऑफ रिकॉर्ड का है। क्यों ऑन रिकॉर्ड नहीं कहते? ये हमारा कैमरा, ये हमारा ईवीएम नहीं है, क्यों नहीं कहते? क्योंकि ईसीआई जानती है कि अगर वो कहेगी इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, और मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब आप मुद्दे की बात पे आए। मुद्दे की बात यह है कि क्या ये मशीन्स हैक हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं है। आगे हम डेमोक्रेसी को किस तरह से सुरक्षित, आप आम आदमी पार्टी के साथ क्यों जाके खड़े हो? मैं नहीं खड़ा हूं उनके साथ। आई डोंट सपोर्ट देम। आप तो गांधी परिवार को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे उनके लिए अपनी जान भी दे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज आप अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों खड़े हो गए? मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं। अगर आप कह रहे हो कि अगर आप कह रहे हो कि ईवीएम्स हैक नहीं हो सकते, वो डिबेट 2013 नहीं, ये हम नहीं कह रहे। हाँ, तो ये हम नहीं कह रहे। ठीक है, तो आगे की राजनीति ये प्रूव होना बाकी है कि वो हैक हो सकते हैं। मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हो सकते हैं, छेड़छाड़ हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, दैट इज छेड़छाड़। ठीक है, छेड़छाड़ हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड के लिए वीवी राव और मैं कंटिन्यूसली, अब मेरी बात सुन, एक सेकंड, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप क्यों असेंबली में गए, आपका सवाल है। वे फॉरवर्ड हैक हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वे फॉरवर्ड के लिए वीवी राव और मैं कंटिन्यूसली इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। मेरे पास कुछ सबूत है, कुछ सबूत है कि हैक हुए रिसेंटली। इलेक्शन कमीशन कहता है आप ईसीआई से बात करो। ईसीआई कौन है? जो कंपनी ईवीएम मैन्युफैक्चर करी। ईवीएम ईसीआई हमें जवाब देगी या अगर मुझे आपके शो से दिक्कत है, मैं आपसे बात करूंगा या आप कहोगे कैमरा जिसने मैन्युफैक्चर किया उससे बात करो? आपसे बात करो। ईसीआई रिटर्न आंसर्स है
कहते हम आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है मत मिलो, आप ऑफ द रिकॉर्ड क्यों असेंबली के अंदर क्यों? तो और लीगल प्रोटेक्शन का हरिप्रसाद ने जब ओपनली किया उसको आपने अरेस्ट कर दिया। लीगल प्रोटेक्शन क्यों चाहिए आपको? क्योंकि ईवीएम चोरी करना क्राइम है। तो ये ईवीएम चोरी हुई है? हुई है नहीं हुई, पहले ईसीआई बताए कि नहीं हो सकती है, उसके बाद उसका जवाब देंगे। पहले वो बताए कि नहीं हो सकती है, उसके बाद उसका जवाब देंगे। और लीगल प्रोटेक्शन दीजिए, मैंने ट्वीट किया है, आप मुझे लीगल प्रोटेक्शन दीजिए, आपकी एक आप स्टंड हो जाएगी। क्या होगा साहब, एक आदमी को 0 वोट मिलता है, उसको खुद का वोट नहीं मिलता है। हम ईसीआई के पास सवाल पूछते हैं, ईसीआई बोलते हैं आप मैन्युफैक्चरर से। यानी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये सारा का सारा डेमो आपकी मशीन और आपके पूरे प्लान के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। नहीं, मैंने कुछ सबूत दिए। अब वो सबूत को ईसीआई अगर सीरियसली लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे सीरियसली तो ये देश संबित आशुतोष आ गए आम आदमी पार्टी से। आशुतोष स्वागत है, लेकिन पहले संबित आपके पास आ रहा हूं। संबित, बहुत सीरियस आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है तहसीन के। मानक मैं पहले आपका अभिनंदन करता हूं। आज न्यूज 24 ने एक इतना बड़ा खुलासा किया जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे। अभी तहसीन पूनावाला जी का कहना कि आज जो आम आदमी पार्टी ने डेमो दिया उसमें खुद तहसीन पूनावाला जी का मास्टरमाइंड था, आपने भी उनको वैसे ही कह के इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये सब कुछ आयोजित किया था। अभी कहा आपने भी कहा, सुन लीजिए पूरा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज तहसीन भाई। देखिए, आपने कहा आपने एविडेंसेस दिया, मानक ने कहा आप मास्टरमाइंड है, और अभी थोड़ी देर पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी आके अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। उन्होंने बाइट दिया है और कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं। स्वाभाविक रूप से आज अरविंद केजरीवाल को रॉबर्ट वाड्रा की आवश्यकता पड़ रही है, ये अलग चीज है। मगर मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूं, आशुतोष जी बैठे हुए हैं, जब आपको 67 सीट्स मिली तो आशुतोष जी की ड्यूटी कहां लगी थी? किसका मदरबोर्ड उन्होंने चेंज किया था दिल्ली में? देखिए, इस प्रकार से यहाँ बैठकर आप बार-बार इलेक्शन कमीशन को नीचे दिखाने का काम न करिए। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, 2 करोड़ कहाँ गए उसको बता दीजिए ना। बीजेपी को कितने वोट मिले प्लीज भाई? डिबेट ये है कि 2 करोड़ रुपए कहाँ गए? अरे 1000 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन में, मैं इसीलिए कह रहा था। मैं इसीलिए कह रहा था, तीसरा विषय है 10 करोड़ रुपए सुरेंद्र बंसल को दिए। देखिए, आपको इस कीचड़ का सामना करना पड़ेगा जो आशुतोष को करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप इस ईवीएम के डेमो में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, असेंबली के अंदर ये डेमो आपने करवाया, इसीलिए अब वो आरोप आपके ऊपर नहीं आएंगे। करेक्ट कर दो, मैंने अरविंद केजरीवाल को नहीं, आपने बड़ी बात भी कही कि ये भी खुलासा होगा कि ये मशीन चोरी की गई या नहीं। आपने यह भी कहा कि ये मशीन चोरी की गई या नहीं, ये बताएंगे, आपको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए था। ये बहुत बड़ा खुलासा है। ठीक है, क्या अरविंद केजरीवाल ने ये मशीन चोरी करवाई? आप मेरी बात सुनिए, मैंने एविडेंस अरविंद केजरीवाल अभी शो में कहा। हाँ, तो आप राजनाथ सिंह जी को बोलिए एक्शन करिए। मैंने अरविंद केजरीवाल, नहीं ऐसे नहीं होता है तहसीन भाई, ये बहुत सीरियस बात है। इलेक्शन कमीशन से मशीन चोरी कराई गई या नहीं, ये बात आपसे बोले कि नहीं हुई चोरी, शामिल था। अब मशीन चोरी कराई गई कि नहीं है मैं बाद में खुलासा करूंगा। हाँ, तो ईसीआई बोले नहीं हुई चोरी। सवाल ये नहीं है, मैंने एविडेंस अरविंद केजरीवाल जी को नहीं दिए, मैंने एविडेंस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली को दिए और बाकी सारे पार्टीज के ऑनरेबल लीडर्स को दिए हुए। इट इज नॉट अरविंद केजरीवाल। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है, क्योंकि असेंबली के अंदर क्यों हुआ ये घूम के हम इसी पे आ रहे हैं। शर्मा जी, जरा आप मुझे बताइए, क्योंकि आप तो दिल्ली असेंबली के सेक्रेटरी रहे हैं, लोकसभा के आप जानकार रहे हैं। कन्वेंशन प्रेसिडेंट रूल्स मेरे बनाए हुए हैं। हाँ। और मुझे सबसे पहले बोलने देना चाहिए था। हाँ। आपने पॉलिटिकल लोगों को डिस्कशन करा हाँ, दिया जी। मेरा मुद्दा यह है कि ये ईवीएम डमी हाउस में आया क्यों? हाँ। किसकी इजाजत से आया? क्यों आया इसमें? जिस हाउस के किसने अलाउ किया? जिस हाउस के अंदर कोई कपड़ा, कोई पेंसिल, कोई पेन, कोई पेपर वेट, कोई ग्लास, कुछ नहीं आ सकता, चादर नहीं आ सकती, स्टिक नहीं आ सकती, छतरी नहीं आ सकती, ओवरकोट नहीं आ सकता, उसके अंदर एक ईवीएम डम्मी लाया गया। उसके अंदर हथियार थे, क्या थे, ये किसको क्या पता। और अगर ये स्पीकर के ऑर्डर से आया गया, मोस्ट प्रोबेबली स्पीकर के ऑर्डर से आया होगा, तो मेरा यहां सवाल है जो इन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, कल को एक मेंबर 2000 रुपए के फेक करेंसी नोटों का डाला लेके अटैची लाएगा, क्या आप उसको परमिट करेंगे? वो कहेगा मैं एज एविडेंस दिखाना चाहता हूं कि ये मैंने अपने घर बनाए हैं। और बिल्कुल वैसे लाई थी लोकसभा में, सुन लीजिए, लाई थी ना बीजेपी लोकसभा में। ओके, नंबर 2, कोई सिख मेंबर किरपान लाएगा, आप उसको कैसे रोकेंगे? सिमरनजीत सिंह मान लोकसभा के मेंबर थे, उनको तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही नहीं घुसने दिया, असेंबली के हाउस के अंदर नहीं, बिल्डिंग के अंदर ही, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? फिर तीसरी बात यह है, कोई हिंदू माइंडेड मेंबर जीत गया, वो त्रिशूल भाला कुछ अपना सिंबल ला रहा है, हार्डकोर आदमी है, आप उसको कैसे रोकेंगे? वो इसको प्रेसिडेंट बनाएगा। पार्लियामेंट और असेंबलीज प्रेसिडेंट और कन्वेंशन से चलती हैं।
स्पीकर इज नॉट द रूलर ऑफ द हाउस, ही इज नॉट द मास्टर ऑफ द हाउस, ही इज द सर्वेंट ऑफ द हाउस। क्या कानून का उल्लंघन किया स्पीकर ने? बिल्कुल। सरकार ने नहीं, विधानसभा ने। विधानसभा की संस्था, मैं उदाहरण दूंगा, प्लीज अभी 2 मिनट मुझे और दीजिए, कुछ सेकंड दे दीजिए। देखिए, मैंने आपसे बता दिया कि ये सारी चीजें हाउस में नहीं आ सकती। अब इसी स्टेपलर तक, पेपर वेट तक उठा के मारे गए हैं, बिकॉज दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड एज मिसाइल्स। महाराष्ट्र के अंदर एक आदमी ने पेपर वेट एमएलए ने उठा के मार दिया, उसकी मेमोरी खत्म हो गई थी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इसी हाउस के अंदर, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, दिल्ली असेंबली पे जा रहा हूं, कन्वेंशन क्या है, एक मेंबर थे यहाँ जगप्रवेश चंद्र, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। उन्होंने भाषण के बाद पानी मांगा, स्पीकर ने पानी देने से मना कर दिया, बाहर पियाइए, गिलास अंदर नहीं आएगा। वो 80 साल के थे, बुजुर्ग थे और दिल्ली की राजनीति के भीषण पितामह माने जाते थे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जब 49 दिन की आई, सारे टोपियां पहन के एमएलए भी, मंत्री भी वहां बैठ गए थे। मैंने, स्पीकर प्रोटम थे मतीन अहमद, मैंने ही उनसे बात की थी कि ये क्या हो रहा है तमाशा, यहाँ ऐसे कैसे बैठ सकते हैं टोपियां पहन के जिसपे स्लोगन लिखे हुए हैं। अगले दिन उन्होंने रूलिंग दी, टोपियां उतर गई, उसके बाद उन्होंने टोपियां नहीं पहनी। मैं अब तीसरी और सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, एक इस हाउस के मेंबर थे, वो एक बोतल में, शराब की बोतल में पानी या क्या लेके आए पता नहीं, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये शराब की बोतल है, इस पे रेट इतना लिखा हुआ है और बिक इतने की रही है। पर ये जो सारे उदाहरण दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये तो मैं ये कह रहा हूं मामला है। उसकी शराब की बोतल लाने पे वो शराब थी या नहीं, उस मेंबर की मेंबरशिप खत्म हो गई। ये अलग बात है कि वो रिपोर्ट कमेटी में लास्ट अडॉप्ट नहीं हुई, हाँ। रिपोर्ट हाउस में रखी गई कि इसकी मेमोरी समाप्त। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है ये तो, लेकिन देखिए, डेमो ईवीएम की अलग मसला है। मैं ये कह रहा हूं, आप एंड कहां करेंगे इसका? पार्लियामेंट और असेंबली, और अगर असेंबली और स्पीकर अलाउ कर रहे हैं, और मैं यही कह रहा हूं ना, स्पीकर की पावर में है, बिल्कुल है, स्पीकर की पावर में है। फिर मैं यही कह रहा हूं, मैं था, देखिए अभी मैं आ रहा था, इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि ये हमारा डमी नहीं है, ये हमारा, बिल्कुल ये कहा है ऑफिशियली, ये कोई और बनू के ले आए हैं। सिक्योरिटी इन मैं, और देखिए, दिल्ली सरकार अपने एमएलए को जो कन्फिस्केटेड रिवॉल्वर्स हैं वो देती है, एमएलए को देती है कंसेशन पे। एक एमएलए का अगर कन्फिस्केटेड रिवॉल्वर नहीं चला, वो 2 लाख रुपए दे के आया है, वो कहेगा हाउस में मैं दिखाऊंगा कि मेरा तो नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन शर्मा जी, लेकिन एक चीज है, लेकिन अगर स्पीकर के हाथ में पावर है और स्पीकर का कानून के अंदर रहते हुए ये आदेश है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। आशुतोष, लेकिन संबित कह रहे हैं ये सीधा ड्रामा है, अरविंद केजरीवाल के घूसखोरी के आरोप से ध्यान हटाने के लिए आपने इस साजिश को, पूरे ड्रामे को रचा है। आशुतोष। मानक, मैं बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े संयम के साथ मैं पूरी बहस को सुन रहा था। मैं तो आज सोच रहा था कि संबित पात्रा और पूरी बीजेपी खड़े होकर विनम्रता के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अभिनंदन करेगी कि हमने लोकतंत्र के अंदर एक इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया है जिसकी वजह से भारत के लोकतंत्र पे कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूं संबित जी की बौखलाहट को देखकर, हैरान हूं दूसरे लोगों की बौखलाहट को देखकर। जिस देश के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में यह सवाल खड़ा किया कि ईवीएम जो है ये इससे देश के लोकतंत्र को खतरा, और किताब लिख दी। जिस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मसले पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर डिटेल देने की बात की, जिस देश के अंदर मुंबई हाई कोर्ट ने ईवीएम को सीज करने की बात की अभी हाल में, जिस देश के अंदर उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 1600 से ज्यादा ईवीएम को सीज करके उसको सील करने के आदेश दिए हैं, जिस देश के अंदर 13 विपक्षी पार्टियां सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के पास जाती हैं और कहती हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए क्योंकि ईवीएम पे हमें शक है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अब बजाय उस बहस में शामिल होने के बीजेपी क्यों बौखलाई हुई, मुझे तो समझ में नहीं आता। इसमें तो बीजेपी पर किसी तरीके का कोई आरोप भी नहीं है, ना देश के प्रधानमंत्री पे किसी तरीके का आरोप है। सारे आरोप आपने बीजेपी पे लगाए हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी पे आरोप के ऑर्डर के बाद तो सारे आरोप आपके बीजेपी के ऊपर ही है। आप कह रहे हैं बीजेपी एमसीडी में छेड़छाड़ से जीती, ईवीएम टेम्परिंग से जीती। आप कह रहे हैं देश भर में टेम्परिंग हो रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी पे आरोप नहीं है। अब आशुतोष, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लोकतंत्र में घोटाला, तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आशुतोष। बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोगों से चलता है
और लोकतंत्र के अंदर अगर ये शक पैदा हो जाए, ये डाउट पैदा हो जाए कि लोकतंत्र को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लोग जो वोट कर रहे हैं उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है आशुतोष, अगर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का डेमो जरूरी है, तो इलेक्शन कमीशन की 12 तारीख की मीटिंग का वेट क्यों नहीं किया जा रहा? 12 तारीख की मीटिंग में हैकाथॉन की डिटेल्स दी जाएंगी, हैकिंग चैलेंज आएगा इलेक्शन कमीशन का, उसका इंतजार क्यों नहीं किया? असेंबली के अंदर ये डेमो, वो भी ऐसी मशीन से जिसके बारे में पता नहीं है कहां से आई है, क्या जरूरत पड़ गई ये करने की? बिल्कुल, अगर अगर जो डेमो था उस डेमो में का कोई मतलब नहीं है, वो डेमो बेकार है, वो डेमो ईवीएम नहीं है, तब भी मेरे दोस्त अमित पात्रा और बीजेपी को इसे बौखलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चिंता में क्यों है? देश बहुत समझदार है, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर किस तरीके से ईवीएम के जरिए एक बड़ा घोटाला चल रहा है और किस तरीके से लोगों के वोट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर मैं आशुतोष, कहना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मुहिम में पूरी इज्जत के साथ, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी इस मुहिम में कांग्रेस को साथ बता रहे हैं, लेकिन महाबल मिश्रा, क्या आप वाकई आप आम आदमी पार्टी के इस डेमो के साथ खड़े हैं क्या, जो आज असेंबली में हुआ दिल्ली में? मुझे तो मानक जी, आज दिल्ली की जनता के साथ बड़ा उम्मीद था, दिल्ली की जनता को, जो आज प्री मानसून डेंगू मलेरिया जो पिछले साल बने थे उस पर चर्चा होगा। आज जो केजरीवाल पर एक वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, उस पर वो सफाई देंगे। बहुत सारे उम्मीदें थी। ये ईवीएम का प्लेटफॉर्म यहां नहीं था, ये प्लेटफॉर्म ईवीएम का है। देश के प्रजातंत्र की नींव असली में चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग पर कोई भी उंगली उठावे उसकी सफाई देना, चुनाव आयोग उसको क्लियर करे, ये चुनाव आयोग का काम है। और उंगली उठाना, प्रजातंत्र को सफाई देना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन विधानसभा में आज जिस टैक्स के पैसा से आज दिल्ली के प्री मानसून की डेंगू मलेरिया ना फैले, चिकुनगुनिया ना फैले, या बिजली पानी की समस्या के निदान के लिए, और जो वरिष्ठ मंत्री इतने आरोप लगाए उसकी सफाई देने की बात थी, आज इन्होंने डाइवर्ट ईवीएम पर किया है। मैं देश की प्रजातंत्र के नाते, मैं नागरिक होने के नाते ये चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि जो उंगली जो उठी है वो चुनाव आयोग इस पर सफाई दे। मैं उसे विश्वास है चुनाव आयोग पर, देश के भारत निष्पक्ष है, किसी पार्टी का चुनाव आयोग नहीं है, निष्पक्ष है। लेकिन प्रजातंत्र में कोई उंगली उठाता है तो उसको सफाई देने का काम। महाबल मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है आपने कोर्स करेक्शन कर लिया। चुनाव आयोग का आपकी पार्टी को एहसास हो गया कि हार के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाने से वोटर नाराज ही होगा, इसीलिए आपने अपनी लाइन थोड़ी सी डाइल्यूट कर ली है, ऐसा लग रहा है ईवीएम पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लाइन डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। ईवीएम पर आपने अपना रुख नरम कर लिया। पहले बड़ा कड़ा रुख था आपका, राष्ट्रपति तक आप गए थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है ईवीएम पर ज्यादा सवाल उठाने से लोग नाराज ही होंगे। नहीं, ईवीएम पर नहीं, हमें ये था जो आज हाउस में सुगलू कमेटी पर भी बात करेंगे। सुगलू कमेटी से रिपोर्ट आई है, हम राष्ट्रपति के पास गए थे सुगलू कमेटी के लिए। लेकिन ये चुनाव आयोग का प्लेटफॉर्म है, चुनाव आयोग बुलाया है, वहां साबित करने की जरूरत है। और चुनाव आयोग का काम करता है जिस प्रजातंत्र में जो उंगली उठी है उसको सत्यापित करे और उसको पर्दाफाश करे, जो ये सही है या गलत है। बिल्कुल हम चुनाव आयोग के साथ इस बारे में है, हमारा काम है, क्योंकि मैं उंगली उठा चुनाव आयोग पर, ये निष्पक्ष पर चुनाव उठा है, हम सफाई नहीं देते। हम कहते ईवीएम की क्लियरिफाई करना उनका काम है, करें। लेकिन ये प्लेटफॉर्म केजरीवाल जी डाइवर्ट आज किया है, दिल्ली के जनता के साथ धोखा किया है, वो जगह नहीं थी। वो चुनाव आयोग में चले, चुनाव में साबित करने की बात करें। लेकिन आज तो आप उस उंगली की बात कर रहे हैं जो आपके नेताओं ने भी उठाई थी। खैर चलिए, रिफत एक कमेंट मुझे यहाँ ये दीजिए। रिफत, आपके हिसाब से क्या वाकई आपको ठीक लग रहा है ये आज दिल्ली असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाकर और इस तरह से ये डेमो करना, मशीन पता नहीं कहां से आई है, और ये दिखाना कि हम जो कह रहे थे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, वो सही है? देखिए, अब इलेक्शन कमीशन के लिए दुविधा यह है कि अगर इसको डमी मानती है तो भी कुछ गेन नहीं होता। अगर ये कहती है कि नहीं ये स्टील किया गया है तो इसका मतलब है कि आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि ये मशीन हैक हो सकता है। नहीं, मेरा दूसरा मशीन तो दिख भी नहीं रही है दोनों एक जैसी। वो आया है अभी इस बात को पसंद करेंगे या नहीं? अभी जो ईवीएम जो जिन पे चुनाव होता है वो मशीन एकदम अलग दिखती है, और जो मशीन आज सौरभ भारद्वाज लेके असेंबली में खड़े थे वो एकदम अलग दिख रही है। बहुत फर्क है दोनों। जो कई एजेंसीज रिपोर्ट कर रही है वो ये कह रही है कि वो FIR भी दर्ज कर सकती है अगर उनको ये कंफर्म हो गया कि ये स्टील की गई है इनके गोडाउन से। मेरा दूसरा मुद्दा है, मेरा ये कहना है कि हमने बहुत इस पे डिस्कस किया है कि क्या इस पे ईवीएम हमें यूज करना चाहिए कि नहीं। देखिए,
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। दो चीजें हैं, एक तो ये कि आप 1.25 महीने तक एक इलेक्शन को ये अनाउंस करके उसका कंडक्ट करके 1.25 महीने के बाद आप उसकी काउंटिंग कराते हैं। ये हम मानते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे ईमानदार मुल्क नहीं है, यहाँ बहुत कम पैसे में आप बहुत बड़ा काम करवा सकते हैं। अगर इतने हजारों की तादाद में ईवीएम मशीन कहीं पर रखे हुए हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग-अलग मुद्दे हैं। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं ईवीएम पे भी आ रहा हूँ। और जो कमिंग बैक टू ईवीएम कि देखिए, कोई भी, मेरा अपना मानना यह है कि जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक है उसको आप टैंपर कर सकते हैं। जब इतने सारे सवालात उठ रहे हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि ये इलेक्शन कमीशन इस पे खामोश क्यों है। सोर्सेस तो हमेशा से उठे हैं रिफत। नहीं, अब जो है, अब जब बीजेपी हारी तब भी उठे, बिल्कुल उठे थे, कांग्रेस हारी तब उठे, लेकिन बीएसपी एसपी हारी तब उठे, देखे हम अब आम आदमी पार्टी हारी तब उठे। देखे, हमेशा उठते हैं। मानक 13 पार्टी गई थी, 13 पार्टी के लीडर्स गए थे प्रेसिडेंट के पास। अभी हम आप बात कर रहे हैं, आप ट्वीट देखें, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पोल खुल गया। उसके बाद एक और अभी कोई लीडर है, वो कह रही है कि नहीं, अब यूपी में भी दोबारा री इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, इतनी शिद्दत पहले नहीं थी, पहले बीजेपी वाले अकेले होते थे, अभी यह है कि बिल्कुल लामबंद हो रहे हैं। तो बीजेपी जीत रही है, सिर्फ इसलिए लामबंद हो रहे हैं। नहीं, बीजेपी मैं नहीं मानता कि जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे ईवीएम की वजह से हो रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर प्रश्न चिन्ह अगर ईवीएम की ऑथेंटिसिटी पे लग रहा है तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ईसी को बिल्कुल इस पे एक्शन लेना चाहिए। इसी को ईवीएम की क्रेडिबिलिटी जो थोड़ी बहुत घटी है पिछले कुछ महीनों में और सालों में, हम तो 2009 से उससे पहले से लेके चलते हैं, तो वाकई वो हैकिंग चैलेंज ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लोगों का भरोसा दोबारा से जगाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग के बाद वो हैकेथॉन करना चाहिए। मानक भाई, लेकिन रिफत की बात को थोड़ा सा आगे लेके आपने महाबल मिश्रा की लाइन सुन ली। बिल्कुल, मैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने डाइवर्ट करने के लिए सेशन बुलाया था। इसका मतलब आप आम आदमी पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। नहीं, मैं उनके साथ सहमत हूं। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं महाबल भाई का जवाब देता हूं। एक सेकंड, आपने पहला रिफत भाई ने कोई बात की, बताता हूं। मेरे पास 2 सैमसंग के मोबाइल है, दोनों मेरे मोबाइल है, देख लीजिए, दोनों मेरे मोबाइल है, दोनों सैमसंग के, दोनों S7 मॉडल है, दोनों अलग अलग दिखते हैं, तो क्या मोबाइल के फंक्शंस अलग हो गए? ये कैसे बेसिक क्वेश्चन, ये दिखता अलग है। आई मीन, ये टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑन फिजिकल हार्डवेयर। अच्छा, आप हिंट दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आज जो मशीन सौरभ भारद्वाज के हाथ में थी वो दिख नहीं रही है असली ईवीएम जैसी, लेकिन उसके अंदर मशीन असली ईवीएम वाली। आपने किसी को नहीं रोका, मुझे बोलने दीजिए। मैं रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है, तब बोलता हूँ। आपने, मैं बता रहा हूँ, आपने एक सवाल उठाया, मैंने उसका जवाब दिया। अब ईसीआई इस चीज का जवाब दे। आप बता क्यों नहीं देते ये मशीन कहां से आई है? ईसीआई पहला बताए चोरी हुई कि नहीं हुई, फिर हम बताते। पर दूसरी बात, इन चीजों को छोड़ दीजिए। हैक हो सकता है, नहीं हो सकता, उसको छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है उस पर। आगे का सवाल क्या है? आशुतोष करेक्ट है, महाबल भाई करेक्ट है। आगे का सवाल है ईसीआई को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? ईसीआई सोर्सेस के थ्रू कहती है 12 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है, 24 तारीख को या 25 तारीख को कभी न कभी हैकिंग होता है। हैकिंग का मतलब क्या होता है? आप या कोई पर भी, यहां पर संबित भाई हो, आशुतोष भाई हो, कोई भी हो, मुझे हैकिंग का मतलब दिखाए। पहला उसकी आप परिभाषा तो जनता को बताए, व्हाट डज हैकिंग मीन। दूसरी बात, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी सेफ प्रूफ है कि दुनिया में कोई हैक नहीं कर सकता, जैसा रिफत भाई ने बताया। हर चीज हैक हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती, चलो मैं मान लिया। तो आप अमेरिकन इलेक्शन कमीशन, यूरोपियन इलेक्शन कमीशन, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, जो एक्चुअल में जमहूरियत है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाइए। मैं आपके चैनल पे कमिटमेंट करता हूं। ये मशीन कहां से आई? सर, आप मुझे रोक रहे हो। ये मशीन कहां से आई? लोग देख रहे हैं, अनफेयर है। तहसीन, नहीं, आपको बताना पड़ेगा। मैंने आपको सारी बात आपको पूरी करने का मौका दिया। तहसीन, अगर लोगों को ये लगता है कि ये मशीन ईवीएम के मुकाबले कमतर है, कहीं लोकली बनी है और ईवीएम से टेक्नोलॉजी के मामले में कोई मुकाबला नहीं हो सकता, तो फायदा क्या है ये आज का जो आपने डेमो किया उसका? बताइए, ये मशीन कहां से आई? या तो ये कहिए कि ईवीएम वाली ही मशीन है, या ये कहिए उसके अंदर का जो पूरा टेक्नोलॉजी है, मदरबोर्ड सेम है। अब मैं बोलूं, गुप्ता भाई, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं। देखिए, अगर ये मशीन फर्जी है, जैसे आशुतोष भाई ने कहा, किस लिए आप बकाड़ा बना रहे? छोड़ दीजिए, फर्जी है तो फर्जी है, नहीं है फर्जी तो ईसीआई जवाब दे। मैं आपसे कुछ अन्य बात कहना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे रोकिए मत। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। अगर ईसीआई इज सीरियस अबाउट दिस हैकेथॉन, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्लोज्ड पार्टी मीटिंग, क्लोज्ड डोर मीटिंग, क्लोज हैकेथॉन मत कीजिए। आप अरे ओपन होने वाला है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप? ऑल पार्टी मीटिंग क्लोज करो। मैं बात कर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, क्यों रोक रहे हो? ऑल पार्टी मीटिंग क्लोज कहाँ होती है? प्लीज मुझे बोलिए। ऑल पार्टी मीटिंग भाई क्लोज कहाँ होती है? आप मुझे बताइए पहले। नहीं, आपने कहा समझाऊंगा आपको। अगर ऑल पार्टी मीटिंग क्लोज कहाँ से हो गई? आपको, आपने जिनका इंटरव्यू लिया उनका फोबिया हो गया, बोलने दीजिए ना भाई, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं आपको,
आप हैकिंग कैसे करते हैं? पहला आप हैकिंग की परिभाषा समझाइए लोगों को, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज हैकिंग। उस पे हम एक कंसेंसस पे आते हैं। पहली बात, ये टेक्नोलॉजी दुनिया में ऐसा होता है। दूसरी बात, अरे आप फिर से मुझे मत नहीं, आप फिर गोल गोल जा रहे हैं। नहीं, तहसीन, मैं आपको तहसीन, समझा आप रहा हूं। गोल गोल जा रहे मैं हैं। आपको तहसीन हैकिंग की सबको पता है यहाँ पर। नहीं, आपको नहीं परिभाषा मत प्लीज समझाइए। समझाइए मुझे क्या परिभाषा। हैकिंग की परिभाषा मत समझाइए। बताइए मुझे। हैकिंग होती है बाहर से आप किसी भी तरह से कंट्रोल करके उस मशीन के साथ छेड़छाड़ और कर किस तरह सकते से हैं। कंट्रोल होता है बताइए मुझे, कितने तरह से कंट्रोल होता है? आप बताएंगे ना ये तो, क्योंकि आप एक्सपर्ट बन गए उसमें। एग्जैक्टली। तो आप, मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए, समझना पड़ेगा। अब दो तीन चीज, अब एक सेकंड, शर्मा पर डिस्कशन है, अब शर्मा आज साहब जो हो रहा है उस पे शर्मा- अगर वो है तो मुझे एक अब पॉइंट उठाना है। गुप्ता जी, बट फर्स्ट आई सीक हिज परमिशन। नहीं, I have not finished. उठाना है। शर्मा जी, I have not finished talking. Permit me. I have not finished talking. मानक जी, गुप्ता जी, क्या डिबेट है? संबित भाई एक मिनट, अब मुझे रोकिए मत। अगर आपको ये हैकिंग करवाना है, आई डोंट नो क्यों करवाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मान चुका है, पर फिर भी करवाना है। आप सारे इंटरनेशनल ईसीआई को बुलाइए, इलेक्शन कमीशन को बुलाइए, आप दुनिया के टॉप हैकर्स को बुलाइए जो सर्टिफाई करे। आप कह रहे हो, आप मुझे एक चीज बताइए। अच्छा, ठीक है, चलिए, एक चलिए, ये बात मान लास्ट ली, लाइन ये बात मान ली, ये बात मान मुझे ली लास्ट लाइन कहनी है। हाँ। जब मैं और वीवी राव जी, मिस्टर जायदी इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहते हैं हमारी ग्रीवांसेस ले जाकर कि इसमें 41 बूथ्स के अंदर हाँ। ये मैच नहीं हो रहा आपकी वेबसाइट के डेटा के साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ, हाँ। वो मुझे कहते हैं आप जाके ईसीआई से बात कीजिए, आप कंपनी से बात कीजिए। नहीं, ये ठीक क्यों कह रहे है। हैं वो? संबित, ये तो आप, इसकी शुरुआत आप भी कर सकते हैं। अगर ईवीएम में भरोसा दोबारा जगाना है तो एक ओपन चैलेंज क्यों नहीं हो सकता, सबके लिए खुला हो। इंटरनेशनल हैकर्स लाइए, मैं ले आता हूं। देखिए सॉरी संबित, मैंने रोका। सुनिए, ऐसा है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन चिंता कर रही है। आपने बताया कि 12 तारीख को मीटिंग भी बुलाया है। आप देखिए 2006 से जब से ईवीएम मशीन आए, न जाने कितने चुनाव हुए और उसमें अधिकांश चुनावों में कांग्रेस जीती है। हम तो अभी जीतना शुरू किए और उसके बाद आम आदमी पार्टी 67 सीट लेकर आई। बिहार में हम बुरी तरह से हारे। उस समय सब कुछ ठीक था जब गांधी परिवार जीत रहा था। उस समय सब कुछ ठीक था जब 67 सीट आ रही थी। और जब इनकी क्रेडिबिलिटी नीचे हो गई, जब लोग इनको चुनना नहीं चाहते हैं, तो सारा कुछ हम खराब हो गए। हम सारा खराब हो गए। दूसरी बात, अगर कोर्ट को लगता कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट मना कर देती, बैन ही कर देती ईवीएम मशीन के ऊपर। इसलिए आप कोर्ट भी खराब है।